नमस्कार। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और मैं हूं नीलू और अलीगढ़ से इस वक्त खबर आ रही है। अलीगढ़ में हंगामा हुआ है। पुलिस चौकी में शव रखकर हंगामा किया है लोगों ने। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप पुलिस वालों पर लगाया है लोगों ने, तो हंगामा कर रहे हैं लोग। अलीगढ़ का मामला है जहां पर पुलिस चौकी में शव रखकर हंगामा करते लोग दिखाई दिए हैं। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया गया है। बातचीत करने के लिए रंजीत हमारे साथ जुड़ा है। रंजीत, क्या जानकारी मिल रही है? ये नीलू, मैं आपको बता दूं, ये थाना दिल्ली गेट के जलालपुर पुलिस चौकी का मामला है। यहाँ एक युवक आज से 3 दिन पहले, जिसका नाम लवकुश है, वो सब्जी की ढकेल लगाता था, उसको वहां से पुलिस ने हटाया था। इसकी आज मेडिकल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसकी मौत पुलिस की डंडे से मार के दौरान हुई है। पुलिस ने शव को मौके पर से शव को उठा लिया है और वहां से उन्हें आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई होगी। अयोध्या से खबर मिल रही है, यहाँ पर आपस में भिड़े पुलिस और पीएससी कर्मी। बिना वर्दी पहने पीएससी जवान निकले थे खरीदारी करने। पीएससी जवानों को पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया। जवाब में पीएससी जवानों ने थाने में भांजी लाठी। थाना रौनाही को किया गया सील। मीडिया और प्रतिबंधित बताया जा रहा है। तो पीएससी और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि बिना वर्दी के पीएससी वाले घूम रहे थे और ये पूरा मामला अयोध्या का है, जहां पर और बातचीत करने के लिए केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवी शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे किस बात को लेकर आखिर ये झड़प हुई है पुलिस और पीएससी के बीच? देखिए, थाना रौनाही क्षेत्र के बाजार है, सुचतागंज बाजार, जहाँ पे आर्टिंग कॉलेज है, वहां पर पीएससी कंपनी ठहरी हुई थी। वहां से 2-3 सिपाही जो है पीएससी की, वो सादे वर्दी में गए थे खरीदारी करने के लिए। इधर पुलिसकर्मी लॉकडाउन को लेकर ड्यूटी कर रहे थे। वहां देखा तो उनको समझ में आया कि शायद ये सिविल के लोग हैं और फिर वहां उनसे झड़प हुई। झड़प होने के बाद उनको थाने लाया गया, थाने बिठा दिया गया। उधर जब कंपनी के कमांडर को सूचना मिली तो वहां कुछ सिपाही वो थाने पहुंच गए और सूचना यह भी है कि वहां थाने पहुंचकर जो थाने में पुलिसकर्मी थे उन पर लाठी वाठी भांजी है और जब तक मीडिया पहुंचती थाने को सील कर दिया गया। एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लॉकडाउन में दोनों जो पीएससी के हैं पुलिसकर्मी क्यों। बिल्कुल, शुक्रिया आपका केवी शुक्ला जी जानकारी देने के लिए। तो वहां पर मीडिया को फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया गया और जानकारी जुटाई जा रही कि आखिर हुआ क्या था। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में तय वक्त के बाद मार्केट बंद कराने गई पुलिस पर दुकानदारों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पथराव के बाद क्षेत्र में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर दुकानदार से कहा गया था, पुलिस वाले कहने पहुंचे थे कि आप अपनी अपनी दुकानें बंद कीजिए। तय समय के बाद भी ये दुकानें खुली हुई थी। उल्टा दुकानदारों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था और इसी को बताने के लिए और वहां पर इसका पालन करवाने पुलिस पहुंची थी। और पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राशन सामग्री बांटने में भेदभाव किया जा रहा है और इसे लेकर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गया है। तो तस्वीरें 24 परगना की है, जहां पर इलाके में स्थानीय लोग और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पथराव हुआ है वहां पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राशन सामग्री बांटने में भेदभाव किया जा रहा था और इसी को लेकर उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई है। और लखनऊ में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएचसी पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बख्शी के तालाब सीएचसी में ये लैब अटेंडेंट है। तो अब एक खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएचसी में कार्यरत था स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। बख्शी के तालाब सीएचसी के लैब में ये अटेंडेंट था। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, कहां पर ये काम करता था और अब ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, क्या खबर मिल रही है? देखिए, बख्शी का तालाब का जो इलाका है, जो कि आउटर लखनऊ का इलाका है, इसी इलाके में सबसे ज्यादा जमात के लोग क्वारंटाइन भी किए गए थे, जो एक साथ एक बार 53 केसेस लखनऊ में मिले थे, जिसमें से 44 लोग जमात के जुड़े थे, वो बीकेटी इलाके के ही लोग थे। तो ऐसे में जो ये लैब अटेंडेंट था, इसका काम था कि जो टीम जाती थी जो है तमाम सैंपल लेने के लिए, नमूना लेने के लिए, उस टीम का ये हिस्सा था।
पीकेटी की जो सीएससी थी उसी टीम ने तमाम लोगों के नमूने लिए थे, तो ऐसे में उसका परीक्षण कराया गया था। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फिलहाल उसको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है, साथ में उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम को एक और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन जानकारी देने के लिए। और मेरठ से खबर है, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का निधन हो गया है। क्वारंटीन ड्यूटी पर थे डॉक्टर आशीष, नेशनल इंटर कॉलेज से जा रहे थे ड्यूटी कर वापस, और मवाना, छोटा मवाना में घायल अवस्था में मिले डॉक्टर मवाना अस्पताल में दी प्राथमिक चिकित्सा। तो खबर मिल रही है कि क्वारंटीन थे, मेडिकल ऑफिसर का निधन हुआ है। ये क्वारंटीन थे, ड्यूटी पर थे। डॉक्टर आशीष नेशनल इंटर कॉलेज से जा रहे थे ड्यूटी कर, और वहीं पर वो घायल अवस्था में मिले। बाद में उनके अस्पताल में इलाज करवाने के लिए रखा गया था, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या खबर मिल रही है? तैनात थे और यहाँ पर कोविड क्वारंटाइन की ड्यूटी पर थे और ये वापस मवाना की ओर जा रहे थे अपनी स्कूटी से, तभी ये बेहोश मिले रास्ते में। उनके एक साथी डॉक्टर थे जो कार से पीछे आ रहे थे। इन्होंने मवाना के प्राथमिक चिकित्सालय में इनको भर्ती कराया, जहाँ आज सुबह इनकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर इस डॉक्टर की मौत से हड़कंप मच गया है स्वास्थ्य महकमे में भी। हालांकि ये डॉक्टर किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन वो कोविड क्वारंटाइन वार्ड। चलिए उमेश, शुक्रिया आपका। और सीधे रुक करते दिल्ली का, जहां का प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई, कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने, और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी। इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है, मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए, और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया, ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी, और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट
होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई। उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, यह चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो आप प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे। जिस तरह से लगातार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हो रहा है अगर वो किसी कोविड पेशेंट को लेने जाते हैं, तो उसको लेकर ये तमाम सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ उनको राहत देने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर दोबारा शुरू हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 3 पैकेजों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी शुरुआत हो चुकी है। सभी मजदूरों का इस वक्त स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, लेकिन कामकाज की शुरुआत हो गई है। दोबारा से शुरू हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेस का कामकाज और कहा भी यही जा रहा था कि जो भी सरकारी कामकाज हैं, जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसको शुरू किया जाएगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 3 पैकेजों में से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण की भी शुरुआत हो गई है और इस दौरान जो भी मजदूर वहां पर काम करेंगे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। तो जितने भी सरकारी निर्माण कार्य थे और कहा यह जा रहा था कि कुछ छूट दी जाएगी और इससे मजदूरों को भी कामकाज और रोजगार मिलेगा, उसको देखते हुए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोबारा शुरू होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 3 पैकेजों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और गन्ना किसानों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। राज्य गन्ने की न्यूनतम कीमतें तय कर सकते हैं, राज्य के दाम केंद्र से ज्यादा हो सकते हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की याचिका पर यह फैसला लिया गया है। तो गन्ना किसानों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। राज्य गन्ने की न्यूनतम कीमतें तय कर सकते हैं, राज्य के दाम केंद्र से ज्यादा हो सकते हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की याचिका पर यह फैसला लिया गया है। तो बड़ा फैसला है जिस तरह से गन्ना किसानों को लेकर, और इन्होंने अपनी एक याचिका भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। गन्ना किसानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें राज्य गन्ने की न्यूनतम कीमतें तय कर सकते हैं, राज्य के दाम केंद्र से ज्यादा हो सकते हैं। ये एक राहत की खबर है। कई बार ऐसा होता था कि केंद्र के जो दाम तय होते थे उसी को लेकर राज्य अपना दाम तय करता था, लेकिन अब क्या कहा यह जा रहा है कि केंद्र जो दाम तय करेगा उससे ज्यादा भी राज्य सरकारें न्यूनतम दर लागू कर सकती है, न्यूनतम कीमतें तय कर सकती है। और वेस्ट उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन की याचिका पर अब यह फैसला लिया गया है।
बड़ी खबर है। गन्ना किसानों को लेकर जिस तरह से समर्थन मूल्य को लेकर हमेशा बात होती है, अब गन्ना किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिस पर फैसला आ गया है। राज्य गन्ने की न्यूनतम कीमतें तय कर सकते हैं। राज्य के दाम केंद्र से ज्यादा भी हो सकते हैं। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी राहत भरी खबर है और राज्य सरकारों के लिए भी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एमएसपी जो तय करने का विषय था वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हमेशा से अलग अलग रहा है, जिससे किसानों में और राज्य सरकारों में काफ़ी रोज देखने को मिलता था। सबसे ज़्यादा शिकायत किसानों में था, क्योंकि मिल मालिक जो है वो ये कहते थे कि केंद्र सरकार जो एमएसपी प्राइस है, जो न्यूनतम प्राइस है, वो कुछ और रखती है और राज्य सरकारें कुछ और रखती हैं, जिसको लेकर जो किसान हैं वो सफ़र करते थे। और इसीलिए देखा जाता था कि जिस राज्य में गन्ना किसानों के लिए अच्छा जो रेट मिलता था वो किसान गन्ने को लेकर उस राज्य में या उस जिले में चले जाते थे। और अब फिलहाल इसको देखते हुए जो तमाम मिल मालिक थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था 2005 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो एमएसपी प्राइस तय कर रही है उसको लेकर राज्यों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, लिहाजा इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस पूरे मामले में एक बड़ा और बेहद फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अब गन्ने का जो कीमत है वो खुद तय कर सकती हैं। केंद्र सरकार कुछ भी अगर गन्ने का जो न्यूनतम प्राइस है बिल्कुल, वो तो तय राज्य करती सरकार के लिए भी राहत की खबर है और किसानों के लिए भी राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल। गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद आईएमए ने विरोध वापस लिया है। कोविड-19 में दिन रात और जान की बाजी लगाकर ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमले से हतप्रभ आईएमए ने काला दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टरों पर हो रहे हमले को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने वीडियो कॉल से आईएमए के पदाधिकारियों से वार्ता भी की है। और वहीं कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कोरोना संकट में जूझ रहे छोटे कारोबारियों को बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुश्किल वक्त में है, ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। और फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने इस डील का स्वागत किया है, तो मार्क जुकरबर्ग ने भी फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 43,000 करोड़ से ज्यादा के इस डील के पीछे मकसद है भारत को दुनिया का डिजिटल क्षेत्र में सबसे मजबूत देश बनाना। मुकेश अंबानी ने कहा कि फेसबुक और जियो की सहभागिता से पीएम के डिजिटल इंडिया मिशन का सपना साकार होगा। कोरोना बंदी में सबसे बड़ी डील, 43,574 करोड़ की डील। फेसबुक ने जियो में किया निवेश। डिजिटल इंडिया मिशन का सपना होगा साकार। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार साबित होगी। इस डील के पीछे की कहानी भी मुकेश अंबानी ने बताई और कहा कि मार्क जुकरबर्ग और उनका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है भारत के लोगों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जियो ने फेसबुक के साथ डील पक्की की। At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy
to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को पार्टनरशिप करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान उद्यमी हैं। 4 साल से जियो भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है और इसी वजह से जियो से हमारी ये डील बड़ी है, क्योंकि जब लोगों को डिजिटली नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कई सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नए तरह के बिजनेस। Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities. And we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. इसके साथ ही रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि फेसबुक के साथ जियो की सहभागिता पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals.